साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश सुपर टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कल से मैं ये सेशन आपका प्रारंभ किया हूँ। कल वाले वीडियो में आपने ढेर सारा प्यार दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तकरीबन 13,000 लोग 14,000 लोगों ने उसको प्यार दिया है। सुपर टेट 30 मार्क में जीके एंड करंट अफेयर्स टॉप 30 क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। आज मॉक टेस्ट आपका सेकंड वाला है। शुरू करने से पहले अपील करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल से। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आने वाले टाइम पर आप देखते जाएँगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन-बेहतरीन मिलना शुरू हो जाएँगी। यूपी सुपर टेट 30 मार्क में जीके करंट अफ़ेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका आज दूसरा सेशन मैं करने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन की व्याख्यात्मक बातें करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत का पहला एआईसीटी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर बनाया जा रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला एआईसीटी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? और कहाँ होगा भाई? अपनी राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर आप सभी का लखनऊ में। आइए इसके विषय में थोड़े से और फैक्ट जान लेते हैं। बात करेंगे देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीएलसी द्वारा नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 40 एकड़ में किया जा रहा है। तो आपको इतना याद रखना है क्या? एआईसीटी बनाया जा रहा है किसको? लखनऊ को बनाया जा रहा है। आगे बढ़िएगा, यूपी स्पेशल आप सभी को पता है कि 10, 12, 15 नंबर आ जाएगा सुपर टेट में। ये पिछली दोनों परीक्षाओं में आया हुआ है। इसलिए यूपी स्पेशल पर फोकस कर लीजिएगा। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है भाई? महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है इसको। महाराजगंज में यह दुनिया का अपनी तरह का पहला केंद्र है जो यूपी के महाराजगंज जिले में स्थापित हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रहे लाल सिर वाले एशियाई किंग गिद्ध का संरक्षण करना, जिनकी मृत्यु का मुख्य कारण डाइक्लोफिनेक एक दवा हम लोग खाते हैं ना, दर्द निवारक, पशुओं को भी दिया जाता है। पशु भी बीमार होता है तो यही दवा दी जाती है। तो इसके कारण ये क्या कर रहे हैं? तेज़ी से खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो इनके संरक्षण के लिए इसका विकास किया जा रहा है कहाँ पर? महाराजगंज जिला यूपी का। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल भारतीय संविधान का कौन-सा संशोधन अधिनियम बन गया है? आप सभी को पता है कि इस पर पिछले दिनों बहुत विवाद हुआ था, बवाल हुआ था। अब यहाँ पर सवाल है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल भारतीय संविधान का कौन-सा संशोधन अधिनियम बन गया है? तो यहाँ पर 106 यहाँ पर कौन-सा ये अधिनियम बन चुका है? 106वां अधिनियम बन गया है। नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला ऐतिहासिक बिल था जो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर है। चौथे सवाल में कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक निम्न में से कौन है? ऐसी ऐसी रचनाएँ निश्चित तौर पर पूछी ही पूछी जाती हैं। कौन-सी रचना की बात की जा रही है? गुलामगिरी के लेखक के विषय में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा ये रचना लिखी गई है। यहाँ पर है कि गुलामगिरी 1873 में महान समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फूले यानी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो एक सवाल यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह पुस्तक जाति व्यवस्था की बुराइयों पर एक प्रहार है। यह पुस्तक किस पर आधारित है? जाति व्यवस्था की बुराइयों पर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, 5वां है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, जो पशु मेला का आयोजन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के विषय में पूछ रहा है कि बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जो पशु मेला होता है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कहाँ पर? आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर लगने वाला एक विशाल ऐतिहासिक पशु मेला है। यह मुख्य रूप से अपने ऊंटों घोड़ों के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगरा में ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। आगरा में ही कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है जो कि हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक होता है। अगले सवाल की तरफ चलिएगा। छठे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर प्रकट हो चुका है। छठे में कह रहा है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना है? नाटो का
32वां आधिकारिक सदस्य कौन बना है? हाल फिलहाल की घटना है, तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर होता है कौन सा? स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। ध्यान दीजिएगा, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। इससे ठीक पहले फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था। ठीक। नाटो की स्थापना कब हुई है, ये भी सवाल आपसे महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। तो जो भी है ना बात, जो भी प्रश्न है उस प्रश्न से रिलेटेड और भी फैक्ट शामिल रहेंगे, जो एक प्रश्न के साथ-साथ आपको 2-3 प्रश्न और दे देंगे। तो देखने को हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो हर क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन अगर लेंगे तो 90 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। 60 क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन तो आपका निश्चित है कि इस सेशन के ज़रिए तैयार होता जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जी सवाल बड़े सरल-सरल हैं। तो भैया आप ना सुपर टेट का एग्ज़ाम ये असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। इसमें सिविल लेवल का नहीं पूछा जाएगा, तो धैर्य बनाइए और बहुत लंबा सेशन चलने वाला है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँगे, बड़े-छोटे सारे सवाल कंप्लीट हो जाएँगे। 30-30 सवाल अगर पर डे आपको मिलेंगे, परीक्षा आपकी नवंबर-दिसंबर में जाएगी, तब तक अगर आपका सेशन चलेगा, तो कितने सवालों की संख्या हो जाएगी? कुछ बचेगा थोड़े उसमें, बहुत सारी बातें उलट-पलट करके आप पढ़ लोगे। यहाँ पर आपसे सवाल है अगला कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसको अटल सेतु कहा जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु किस राज्य में स्थित है भाई? तो अटल सेतु महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है अटल सेतु, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह पुल मुंबई सेवरी को नवी मुंबई यानी कि नावा सेवा से जोड़ता है। इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये तो आप सभी को पता होगा, है ना? कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आपके सिलेबस में प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम संस्था कौन-सी है, प्रथम रचना कौन-सी है? ये प्रथम वाला ना, ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर होना चाहिए कौन-सा? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान दीजिएगा ये भी सवाल बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो ये है वेट लिफ्टर, कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। इन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। पीबी सिंधु की बात करें तो ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। तो एक और क्वेश्चन आपका साथी तैयार हो गया। कई क्वेश्चन देखिए, एक तो ये है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? ऐसा पूछ लेगा कि पहली महिला जिन्होंने पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टर से है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पीवी सिंधु की बात करें अगर हम, तो ये लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आगे समझते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गोरखपुर जिले को किस विशिष्ट उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? समझ रहे हैं? किसके विषय में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है गोरखपुर जिले के विषय में। गोरखपुर जिले का क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा टेराकोटा। क्या हो जाएगा भाई? टेराकोटा हो जाएगा। क्या है ये? गोरखपुर अपनी सदियों पुरानी टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी की कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रयागराज अमेठी को मूज उत्पादों और भदोही को कालीन के लिए जाना जाता है। समझ में आ गई बात? आगरा ताला के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से सवाल तो बनना ही बनना तय है, एक सवाल तो आएगा ही आएगा। आगे देखेंगे 10वें नंबर के सवाल पर कह रहा है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? हथकरघा उद्योग के विषय में पूछ रहा, हथकरघा। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा गाइज? वाराणसी आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह संस्थान वाराणसी के चौका घाट में स्थित है, वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है, जबकि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भदोही में स्थित है। तो लगे हाथ आपको 2 सवाल और तैयार कर लेना होगा। वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, ठीक है। जबकि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, तो हमें लग रहा है कि कालीन नाम ही आ जाएगा, तो आपका उत्तर अपने आप सही हो जाएगा। आगे समझते हैं। सवाल है 11 में
कालबेलिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कौन-सा पूछ रहा है यहाँ पर? कालबेलिया पूछ रहा है। कालबेलिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा कौन-सा? राजस्थान। ये कौन-सा हो जाएगा भाई? राजस्थान हो जाएगा। आइए इसके विषय में थोड़ा-सा स्पेशल जानकारी और हासिल कर लेते हैं। कालबेलिया राजस्थान की एक सपेरा जनजाति का अत्यंत मनमोहक नृत्य है। कौन-सी जनजाति का? सपेरा जनजाति का। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। गुजरात का गरबा, ध्यान दीजिएगा, गुजरात का गरबा हाल ही में सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां नृत्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन-सा? गरबा नृत्य जो है गुजरात का 15वां नृत्य बन गया इसमें शामिल होने वाला। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? कौन-सी नदी के विषय में पूछ रहा है? गोमती नदी के विषय में पूछ रहा है, तो जवाब इसका हो जाएगा कौन-सा? पीलीभीत। गोमती नदी कहाँ से निकली है? पीलीभीत से निकली हुई है। अब देखते हैं, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम पहाड़ों से ना होकर मैदानी क्षेत्र से होता है। यह पीलीभीत जिले के दलदली भूमि फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा आप सभी को। निकलती है लखनऊ और जौनपुर शहर इसी के किनारे बसे हैं। कई बार ये भी सवाल बन जाता है कि गोमती नदी के किनारे निम्न में से कौन शहर स्थित है? तो ये बहुत सामान्य क्वेश्चन होता है, साधारण क्वेश्चन होता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी क्वेश्चन को सामान्य और साधारण समझने की भूल मत करिएगा। साधारण सवाल ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं क्योंकि किसी भी परीक्षा में 50 से 60% साधारण सवाल होते हैं। अगर वो गलत नहीं हो रहे हैं, तब आप कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो कठिन सवाल होते हैं उसमें सभी लोग गैस ही करते हैं। आगे बढ़िएगा अगला, कह रहा प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान दीजिएगा, ये वाली बातें जो प्रथम विजेता जो हो जाएँ और प्रथम ये वाली बातें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएँगे भाई? तो प्रथम भारतीय कौन हो जाएँगे? तो ये यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ध्यान दीजिएगा, ये आचार्य ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे 1958 जिनके उनके भूदान आंदोलन और सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह सम्मान मिला था। कौन से? तो एक तो और ये बात समझ लीजिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन और सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला सवाल आप सभी के सामने कौन-सा आता है? प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध रचना जो पंचतंत्र है, उसके लेखक कौन हैं? कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? भैया यही स्टैंडर्ड रहने वाला है और इसी टाइप के बनते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से डाउट आपके दिमाग में होगा तो मैं पहले ही निश्चिंत कर दे रहा हूँ, डाउट मत लाइए दिमाग में। 68,000 69,000 की वैकेंसी में मैं बेहतरीन और सशक्त तौर पर शामिल रहा हूँ, टीचर के रूप में भी पढ़ाया हूँ और 69,000 में विद्यार्थी के रूप में और टीचर के रूप में दोनों रहा हूँ। तो पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी हूँ, तो चीज़ें मुझे पता है कि क्या लेवल हो सकता है, कैसी चीज़ें। और इसको लेकर पुनः बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आसान और टफ सारे लेवल कंप्लीट हो जाएँगे। फिलहाल यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा कौन-सा? विष्णु शर्मा यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ऑप्शन में जो बाकी रहा करे उनके भी विषय में कुछ बता दिया करिए। भैया धैर्य रखिए, आगे उनके विषय में सवाल ही शामिल रहेगा। अभी काहे हड़बड़ा जाना है? लगातार सवाल करवाना है ना, तो सारे लोगों के विषय में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। कौन-सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। यह जानवरों की कहानियों यानी नीति कथाओं का दुनिया का सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाला भारतीय ग्रंथ है। ये ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाला भारतीय ग्रंथ है। कल्हड़ की बात करें तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था, ये एक महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किस शहर को घोषित किया गया है? यहाँ पर 15 नंबर के सवाल में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? अयोध्या को घोषित किया गया है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाता है? ए विकल्प हो जाता है। आइए, यहाँ पर बात करें सरयू नदी के तट पर सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें भी शुरू की गई हैं। भारत की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश का सांची शहर है। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली सोलर सिटी अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश का सांची है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी की बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी हो जाएगी कौन-सी? अयोध्या हो जाएगी। आगे देखेंगे।
प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब जो मैच प्रेमी होंगे, जो मैच देखते रहते होंगे, वो उनको पता ही होगा कि कहाँ पर स्थित है भाई, कानपुर में स्थित है। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट वेन्यू है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आगे देखेंगे, अगले सवाल पर चलेंगे। यहाँ पर आप सभी के सामने कौन सा सवाल आ गया भाई? 17 नंबर का। हिंदी साहित्य की किस महान लेखिका को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? तो सबको याद होगा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है भाई? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आइए, महादेवी वर्मा जन्म जो है कहाँ पर हुआ है? फर्रुखाबाद में हुआ है। उनके काव्य में मौजूद विरह और वेदना के कारण आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 1982 में उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, यामा के लिए उन्हें क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिएगा, 18 में क्या कह रहा है? 18 में जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखो, ऐसे भी सवाल निकल करके आएंगे। कोई पदक जीता हुआ है, कोई नागरिक सम्मान जीता हुआ है, पद्म विभूषण कुछ भी, वो पूछेगा किससे संबंधित है, उनका क्षेत्र क्या था? तो इनका क्षेत्र था सामाजिक कार्य यानी स्वच्छता। यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। आइए, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों का नेटवर्क बिछाकर स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया। बिहार में जन्मे डॉक्टर पाठक को 2024 में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आता है कौन सा? 19। 19 नंबर के सवाल पर चलते हैं और 19 नंबर के सवाल को देखते हैं। कह रहा है, वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस राज्य में स्थित है? किसके विषय में पूछ रहा है? रेलवे प्लेटफार्म के विषय में पूछ रहा है कि वर्तमान में। तो वर्तमान में रेलवे प्लेटफार्म जो है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 1507 मीटर है। इसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे बढ़िएगा, 20 नंबर में। 20 नंबर के सवाल को देखेंगे। 20 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रसिद्ध कालिंजर का किला कौन से जिले में स्थित है? कालिंजर का किला कौन से जिले में स्थित है भाई? तो बांदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। अब आइए इसके विषय में एडिशनल जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक कलिंजर का किला बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। 1545 ईस्वी में इसी किले की घेराबंदी के दौरान तोप का गोला फटने से अफगान शासक शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये एडिशनल जानकारी हो गई आपकी इतिहास से रिलेटेड भी। आगे बढ़िएगा अगले पर। संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ कहा जाता है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 2024 में 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? मैं क्यों 2024 का शामिल कर ले रहा हूँ बार बार, एकाध एकाध क्वेश्चन उठा ही ले रहा हूँ, इसलिए उठा ले रहा हूँ, पुनः बता दे रहा हूँ। बाय द वे, अगर उसी सिलेबस पर आधारित एआई क्वेश्चन बनाया गया, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एआई जो है, चाहे जितना उसको कमांड दे रहा हूँ, चाहे जितना कमांड दे रहा हूँ, वो 2 साल पीछे चल रहा है। 24 के सवाल करंट अफेयर्स के दे रहा है। बहुत कहने पर 26 वाला उठा रहा है। तो 26 वाला करंट अफेयर भी रहेगा, 24 वाला भी 1-2 रहेगा, क्योंकि अगर एआई से पेपर बना दिए, तो निश्चित तौर पर टकरा ही जाएगा। यहाँ पर फिलहाल उत्तर क्या सही हो जाएगा? अस्ताना, कजाकिस्तान। यहाँ पर आप सभी का अस्ताना, कजाकिस्तान आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ। इस संगठन में अब कुल 10 सदस्य देश हो गए हैं। बेलारूस इसका सबसे नया 10वां सदस्य बना है। भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने थे इसके। अगले सवाल की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर अगला सवाल है कि भारत की प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 23-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? यहाँ पर फिर से देखिए 23-24 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर हो जाएगा कौन सा? मुंबई आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर ज्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे, बस खाली क्वेश्चन का उत्तर आप समझ लीजिए। 23 नंबर में, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? कजरी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सबको याद होगा, है ना?
कजरी किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर जो भोजपुरी क्षेत्र होता है, कजरी वहीं पर है। आगे देखिएगा, कजरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से मुख्यतः मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। यह सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। आल्हा की बात करें अगर हम, तो आल्हा बुंदेलखंड और रसिया जो है वो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? रसिया किससे संबंधित है भाई? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। 24 नंबर के सवाल पर हम सभी लोग पहुंच चुके हैं। कौन सा? 24 नंबर का सवाल देखिए। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का सेशन जाएगा और 20 से 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सीधे मिलेंगे और उनकी व्याख्या करने के साथ-साथ देखेंगे तो 60 से 70-90 नंबर मिल जाएँगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, सूरत डायमंड बोर्स कहाँ पर स्थित है? ठीक है? सूरत डायमंड बोर्स, सूरत कह दिया तो आप पहुँच जाइए कहाँ पर? गुजरात, भारत में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात, भारत में स्थित है। गुजरात के सूरत शहर में निर्मित सूरत डायमंड बोर्स ने अमेरिका के पेंटागन का 80 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का दर्जा प्राप्त किया है। यह हीरो का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार केंद्र है। आगे बढ़िएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर है आपके स्क्रीन पर कौन सा? 25 नंबर का। कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है? सवाल क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए एडिशनल जानकारी इसके विषय में लेते हैं। पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च संस्थान है और जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई की बात करें और भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये दोनों प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। आगे बढ़िएगा। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन, तो यहाँ पर 24 वाला ज्यादा शामिल हो गया क्या? तमिलनाडु, है ना? कम शामिल करना चाह रहे थे। चलिए अगले सेशन में हमें लग रहा है कि 26 वाले सवाल हैं। आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? 324 के विषय में पूछ रहा है। तो 324 की बात करें अगर हम, तो ये किससे संबंधित है? तो भारत का चुनाव आयोग यहाँ पर है। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इससे संबंधित है। देखते हैं। संविधान के 15वें में, भाग 15वें में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि ये करता नहीं है ना? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें एडिशनल जानकारी वाले क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रसिद्ध कृषि त्योहार बिहू भारत के किस राज्य में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है ना? यहाँ पर कह रहा है कि बिहू के संबंध में, तो सबको याद होता है कि बिहू का संबंध किससे होता है भाई? असम से होता है। किससे? असम से होता है। बिहू असम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय और कृषि त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है, जहाँ अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। तो ये एडिशनल जानकारी ये भी आप ले लीजिएगा। एक सींग के लिए, एक सींग के गैंडों के लिए जो प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है भाई? असम में वो भी स्थित है। आगे आइएगा। यहाँ पर सवाल संख्या कौन-सी हो गई भाई? 29 नंबर का सवाल है। कह रहा हाल ही में भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान मदद के लिए कौन-सा बचाव अभियान चलाया गया था? कहाँ पर? तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप जो आया था उसके लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। कौन-सा? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। आइए, अगले पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष घटित हुई थी? अब आप कहेंगे सर काकोरी कांड बहुत सरल सवाल है। देखो, सरल है, जो बच्चे कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सरल है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी रिदम में आना है उनको, तो उनके लिए ये आसान है। हमें सबका ख़्याल रख कर के चलना होगा। आपको जटिल सवाल भी मिलेंगे, सरल सवाल भी मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर पूछ रहा काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष घटित हुई है? आपको इस प्रश्न का जवाब मैं देने वाला नहीं हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। टेलीग्राम कहाँ रहेगा?
नीचे वीडियो के लिंक में पिन कमेंट में टेलीग्राम रहेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो इसकी व्याख्या भी आपको टेलीग्राम के ज़रिए मिल जाएगी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। मैं देखूँ तो कि कितने लोगों को इसका उत्तर पता है सही-सही। ध्यान दीजिए, आपको इसका उत्तर गूगल नहीं करना होगा, एआई से नहीं पूछना होगा। आपको यह जवाब देना होगा अपने से। अब देखूँ कि आपकी तैयारी क्या है। कौन-सा सवाल पूछ रहा है? काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कि काकोरी ट्रेन की घटना जो है, वो कब घटी हुई थी? चारों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सही होगा, उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए सेशन को समाप्त करेंगे। शीघ्र हम आपको इसी प्लेलिस्ट में साइंस की भी वीडियो उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। ठीक है? उसको भी आप प्यार सम्मान दीजिएगा, तभी दीजिएगा जब आपको कंटेंट में दम लगेगा, अच्छा लगेगा तभी, अन्यथा नहीं। आज के लिए फिलहाल सेशन को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।